नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 25 अप्रैल 2023। केवल न्यूज़ में डिस्कस करूंगा दोस्तों। एडिटोरियल्स आपके लिए हर्षित सर लेके आएंगे। अब तक एडिटोरियल्स अपलोड हुआ भी होगा। तो 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। पहला, सूडान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है, वो डिस्कस करेंगे। फिर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एंड पीएम गति शक्ति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेट करने वाला है। फिर देखिए, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में से जो 20 चीतास को लाए थे उनमें से 2 का डेथ हुआ है, इसके बारे में एक आर्टिकल है दोस्तों। फिर देखिए, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक जजमेंट आया है दोस्तों। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारे गवर्नर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर मलेरिया इंडिया में नोटिफाइबल डिसीज बनने वाला है, वो क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और भी 2 छोटे न्यूज़ है दोस्तों जो बेसिकली वनडेनर टाइप का है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों। नीचे ऐप का लिंक प्रोवाइडेड है। पिछले 1 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स एंड टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है ऐप में, सो डू परचेज द कोर्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, इंडिया ब्रेसेस टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम सूडान, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, सूडान में जो सिविल वार चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में आपको मालूम है। पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में काफ़ी पॉइंट्स हमने आपको बता दिया। तो अब उधर जितने इंडियंस स्टैंडर्ड है उन्हें उधर से बचाने के लिए, बेसिकली उधर से इंडिया तक लेके आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है दोस्तों। वैसे आपको पता है दोस्तों, जब भी अलग अलग कंट्रीज़ में इस तरह के प्रॉब्लम्स रहा है, सिविल वार हो या कोई भी इशू हो, तो उधर से इंडियंस को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह के ऑपरेशंस हुआ है। कुछ ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जो रीसेंट पास्ट में हुआ है, ठीक है। 2021 में हुआ था ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में जब तालिबान टेक ओवर किया था ना, तब काफ़ी सारे इश्यूज हुआ था। तो उधर से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, ठीक है। फिर 2020-21 साल में ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया था। ये बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर था, जब लोग अलग अलग कंट्रीज़ में फंसे हुए थे। उधर से इंडियंस को इंडिया लेके आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया था, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी 2020-21 में हुआ था। ये भी कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड है दोस्तों। एक्चुअली ये एक नेवल ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इंडियन नेवी के शिप्स गए थे इंडियंस को लेके आने के लिए, करीब 3,000 इंडियन सिटीजन्स को इंडिया लेके आए थे। फिर 2015 में हुआ था ऑपरेशन राहत, ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों? देखिए, यमन में जो प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, यमनी गवर्नमेंट एंड हाउदी रिबल्स के बीच में, उधर भी काफ़ी सारे इंडियंस स्टैंडर्ड थे। तो उन्हें उधर से बचाने के लिए बेसिकली पोर्ट ऑफ एदन से इंडिया तक लेके आने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था। फिर 2015 में ही ऑपरेशन मैत्री हुआ था। ये जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था ना, तब उधर से इंडियंस को इंडिया लेके आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। फिर 2011 में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ये कब हुआ था? देखिए, जब लीबिया में सिविल वार ब्रेकआउट हुआ था, तब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लॉन्च किया था। 15,400 इंडियंस को लीबिया से इंडिया तक लेके आए थे। फिर 2006 में ऑपरेशन सुकून, ये 2006 में लॉन्च हुआ था जब इसराइल एंड लेबनान के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसे बेरूट सी लिफ्ट भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर कुवैत एयरलिफ्ट 1990 में जो हुआ था। देखिए, अब तक जितने ऑपरेशंस हुआ या फिर इवैक्यूएशन मिशंस हुआ है, उसमें सबसे लार्ज आप बोल सकते हैं ऑपरेशन वंदे भारत जो 2020-21 में हुआ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक रेस्क्यू मिशन था जो 1990 में हुआ था, कुवैत एयरलिफ्ट। इसके रिगार्डिंग तो काफ़ी सारे मूवीज़ भी रिलीज हुआ है दोस्तों, ठीक है। वो अक्षय कुमार वाला एक मूवी है शायद, टेक ऑफ या एयरलिफ्ट नाम है ना उस मूवी का। तो उसमें कुवैत एयरलिफ्ट के बारे में बताया है। वो मूवी आप देखिए, आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है। इस तरह की मूवीज़ देखने से आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे, अच्छी तरह याद कर पाओगे, ठीक है। सो आफ्टर वंदे भारत, कुवैत एयरलिफ्ट remains the second largest rescue operation by the Indian government, ठीक है। ये कब हुआ था? जब इराकी इन्वेशन ऑफ कुवैत हुआ था, ठीक है। एयर इंडिया और दूसरे एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय हुए थे और 1,75,000 इंडियंस को उधर से इवैक्यूएट किए थे। स्केल ऑफ इवैक्यूएशन के हिसाब से देखोगे, एयर इंडिया फाउंड ए मेंशन इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर एयरलिफ्टिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन ए सिविलियन प्लेन। तो देखिए, एयर इंडिया के जो मिशन है ना, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को सिविलियन प्लेन के थ्रू लेके आया गया था। तो अब न्यूज़ क्या आया है?
सूडान में जो सिविल वार चल रहा है और उधर जितने इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड है उन्हें उधर से इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है दोस्तों। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से करीब 3000 इंडियन नेशनल्स सूडान के अलग अलग पार्ट्स में स्टक है, जैसे कि कैपिटल सिटी खार्तूम में और डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक डारफूर में। ये डारफूर वाला एरिया के बारे में मैंने आपको परसों वाला डेली न्यूज़ एनालिसिस में डिटेल में बताया था। ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूडान का वेस्टर्न एरिया है दोस्तों, ये जो डारफूर एरिया है, डारफूर एरिया को 3 भागों में डिवाइड किया है वैसे, ठीक है। सबसे नॉर्थ वाला है शमाल डारफूर, फिर गर्ब डारफूर एंड जानूब डारफूर, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बस आप ध्यान दीजिएगा। डारफूर वाला एरिया सूडान से बिलोंग करते हैं और सूडान का वेस्टर्न साइड में आता है, ठीक है। बेसिकली चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लिबिया जैसे कंट्री के साथ डारफूर रीजन जो है अपना बॉर्डर शेयर भी करता है, ऐसा आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ये जो सेंट्रल एरिया में दिख रहा है दोस्तों, ये है खार्तूम जो सूडान का कैपिटल है, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सूडान से इंडियंस को बाय शिप भी लेके आएंगे, बाय एयरक्राफ्ट भी लेके आएंगे। इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस सुमेधा ऑलरेडी पोर्ट सईद में स्टेशन किया हुआ है इस ऑपरेशन के लिए। पोर्ट सईद कहां पे है? सुएज कनाल आपको मालूम है दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करने वाला आर्टिफिशियली मेड कनाल है सुएज कनाल। सुएज कनाल का नॉर्थर्न मोस्ट पोर्ट है पोर्ट सईद। तो इधर इंडियन नेवी का आईएनएस सुमेधा है, ये सुएज कनाल के थ्रू पोर्ट ऑफ सूडान तक आएंगे। पोर्ट सूडान कहां पे है? रेड सी में है, सूडान का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो इधर ऑलरेडी 500 इंडियंस पहुंच चुका है दोस्तों, वो बाय शिप इंडिया में आएंगे, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 C-130J हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट भी जद्दा में स्टेशन किया हुआ है इस ऑपरेशन के लिए। जद्दा कहां पे है? सऊदी अरेबिया में है। वैसे सूडान में हो क्या रहा है दोस्तों? सूडान में चल रहा है सिविल वार। सूडान के 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों। एक तरफ है सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस जिसे SAF कहते हैं, दूसरी तरफ है सूडानीज पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जिसे RSF कहते हैं। दोनों के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है दोस्तों। वैसे सूडानीज गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म लेके आया था, इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हो रहा है और अप्रैल 15 से लेकर अब तक सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों विंग्स के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी सारे एक्टिविटीज चल रहा है इवैक्यूएशन से रिगार्डिंग। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब लैटिन अमेरिका विजिट करने वाले थे, बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क में उतरा और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मिले और सूडान में जो इंडियंस फंसे हुए उनके बारे में उनसे बात किया। और जयशंकर साहब ने सऊदी अरेबिया और UAE के भी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बात किया है इंडियंस के इवैक्यूएशन के रिगार्डिंग। अगला है डेथ ऑफ 2 चीतास। MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राइट्स टू सेंटर टू सीक ऑल्टरनेट साइट फॉर स्पॉटेड एनिमल्स। GS पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी ट्रांसलोकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब में आपको काम आएगा। देखिए लास्ट ईयर नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में से 8 and 12 चीतास को 2 बैचेस में लेके आए थे इंडिया में कुनो नेशनल पार्क में, ये बात आपको मालूम है। वैसे इंडिया में से चीतास का एक्सटिंक्शन काफी साल पहले ही हुआ था, इसलिए चीतास को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, जिसे आप प्रोजेक्ट चीता भी कह सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन 20 चीतास में से 2 चीतास का डेथ ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। एक का डेथ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, अब जाके दूसरा चीता का भी डेथ हुआ है दोस्तों। अब इसका रीजन क्या है अभी तक पता नहीं चला है। ओबीसी बात है दोस्तों, ये जो 2 चीतास का डेथ हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एक सेटबैक है। वैसे देखा जाएगा तो जब ये चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था तभी से कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह था ये प्रोजेक्ट इतना फीसिबल नहीं है, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में 20 चीतास के लिए सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं है। वैसे कुनो नेशनल पार्क का कोर एरिया 748 स्क्वायर किलोमीटर है एंड उस कोर एरिया के बाहर जो बफर जोन है वो 487 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो एरिया है दोस्तों ये 20 चीतास के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं है। अगर आप अफ्रीका से कंपेयर करोगे, वैसे ये चीतास को नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से लेके आया था ना, एक्सपर्ट्स का कहना यह है नामीबिया साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में एक चीता के लिए 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, मतलब इतना ज्यादा स्पेस है, और आप 20 चीता को 748 स्क्वायर किलोमीटर में रहने दे रहे हो, ये ठीक नहीं है करके। अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, 20 चीता से एंड 748 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब चीता को शिकार करने के लिए और भी जानवरों की जरूरत है ना। अब 748 स्क्वायर किलोमीटर में 20 चीतास को कंज्यूम करने के लिए उतने हेर्बिवोर्स भी नहीं होंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनका खाना कम पड़ सकता है। तो अब मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ JS चौहान नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लेटर लिखा है कि इन चीतास को रहने के लिए एक ऑल्टरनेट प्लेस की जरूरत है।
तो कुछ प्रपोजल्स भी है लाइक गांधी सागर सैंक्चुरी और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। पर देखिए दोस्तों, चीतास को रहने के लिए इन एरियाज को डेवलप भी तो करना होगा। डेवलप करने के लिए कम से कम 2-3 साल की ज़रूरत है, तो ये भी इमीडिएट बेसिस पर पॉसिबल नहीं है। वैसे इन चीतास को इंडिया लेके आने से पहले ही इंडिया ने एक कंटीजेंसी प्लान बनाया था, मतलब एक दूसरा साइड रेडी किया था चीतास को रखने के लिए, क्योंकि अगर कुनो नेशनल पार्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ फॉरेस्ट फायर होगा, तो इन चीतास को रखने के लिए और भी तो कोई जगह चाहिए ना। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इन राजस्थान ऑलरेडी रेडी किया था। तो अब परमिशन ऑब्टेन किया जा रहा है दोस्तों इन एनिमल्स को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रिलीज करने के लिए। तो जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, टाइगर रिजर्व्स का नाम मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सब नोट कीजिएगा, न्यूज में आ रहा है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। गांधी सागर सेंचुरी, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों मध्य प्रदेश में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान। वैसे अब ये 2 चीतास का डेथ होने के बाद काफी सारे बायोलॉजिस्ट का, चीता एक्सपर्ट्स का कहना ये है, ये जो प्रोजेक्ट चीता है ये एक अनसाइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में ऑलरेडी लैक ऑफ स्पेस है एंड प्रेस की कमी है, शिकार की। अगर कुनो नेशनल पार्क में इन चीतास को रहना है, कम से कम 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंडस्केप रेडी करना पड़ेगा, तब जाके इनका स्टेबल मूवमेंट होगा, उनके लिए एडिक्वेट प्रेस भी अवेलेबल होंगे। रिसर्चर्स के हिसाब से द इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीतास टू इंडिया वाज प्लान्ड विदाउट कंसीडरिंग देयर स्पेशल इकोलॉजी। नाउ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, नोट कीजिएगा, स्पेशल इकोलॉजी। स्पेशल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली स्पेस से रिलेटेड है दोस्तों। एक स्पीशीज के लिए कितना स्पेस की जरूरत है उसको एड्रेस करता है दोस्तों स्पेशल इकोलॉजी। देखिए क्या लिखा है, इट एड्रेसेस द फंडामेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मल्टी स्पीशीज कम्युनिटीज। तो एक इंडिविजुअल स्पीशीज का मूवमेंट के ऊपर स्पेस का जो फंडामेंटल इफेक्ट्स है उसे एड्रेस करता है स्पेशल इकोलॉजी जो है। वैसे कुनो नेशनल पार्क का लोकेशन एक बार देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। वैसे प्रोजेक्ट चीता शुरू होने से पहले, बेसिकली इन चीतास को इंडिया में ट्रांसलोकेट करने से पहले और भी एरियाज को कंसिडर किए थे इन चीतास को ट्रांसलोकेट करने के लिए। उनमें से एक था राजस्थान का शाहगढ़, अबाउट 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, फेंस्ड रीजन है, क्लोज टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। दूसरा था नौरादेही, 1197 स्क्वायर किलोमीटर है, ये सथेन एरिया ऑफ विंध्या रेंज ऑफ हिल्स में पड़ता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अब कुनो नेशनल पार्क में से इन चीतास को रीलोकेट करने का प्लान है दोस्तों, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का सवाल है। 1 महीना का अंदर 2 चीतास का डेथ हो चुका है। ये एक्चुअली एक सीरियस कंसर्न है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेसिकली इनके लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल कराना पड़ेगा। अगला है, इफ दे डोंट एग्री गवर्नर शुड सेंड बैक बिल्स एज सून एज पॉसिबल, सेज सुप्रीम कोर्ट। जीएस पेपर 2 गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंडियन जुडिशरी, ये सब में ये न्यूज आपको काम आएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सेंटर और स्टेट के बीच में जो इश्यूज चल रहा है आजकल गवर्नर को लेके, इसके बारे में आपको मालूम होगा, काफी बार हमने डिस्कस किया है अलग अलग वीडियोस के थ्रू। मेनली जो प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में, लाइक केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ आप सबको मालूम है दोस्तों, अगर एक स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करता है, वो बिल कहा जाता है, गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर के पास बेसिकली 3-4 ऑप्शंस है। एक है दोस्तों बिल को साइन करना, तो वो बिल पास हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा है उस बिल को वापस भेजना, कहां पे? स्टेट लेजिस्लेचर में। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, बेसिकली स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो फिर से वो बिल को कंसिडर करेंगे, फिर से भेजेंगे गवर्नर के पास। फिर गवर्नर के पास एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रेफर करने का, ये भी आपको मालूम है। और एक ऑप्शन है दोस्तों गवर्नर के पास, वो ये है कि गवर्नर उस बिल को पेंडिंग रखते हैं। अब पेंडिंग रखने से क्या होगा? वो पेंडिंग ही रह जाएगा। अब ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, गवर्नर जो है कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स को पेंडिंग रख रहा है, मतलब उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। तो तेलंगाना के एक एग्जाम्पल में बताता हूं। स्टेट ऑफ तेलंगाना में जो गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, उन्होंने सितंबर 2022 से काफी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स को पेंडिंग रखा हुआ है। बेसिकली उन बिल्स के ऊपर वो कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। इससे क्या हो रहा है? बेसिकली जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए तेलंगाना स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया दोस्तों सारे गवर्नर्स के लिए। उन्होंने बोला है गवर्नर्स शुड रिटर्न बिल्स दे डू नॉट एग्री to as soon as possible and not sit over them, making state legislative assemblies wait indefinitely. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है बिल्स के ऊपर, तो आप उन बिल्स को आप वापस भेज दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेंडिंग रखोगे, उसी के ऊपर बैठ जाओगे। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कब तक वेट करेंगे,
है कि नहीं? आपको इस तरह बिल्स को पेंडिंग नहीं रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया है, which mandates that governors should not dally over bills sent to them for assent after they had been passed by legislative assemblies। तो इधर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 200 में क्या लिखा है दोस्तों? देखिए, when a bill has been passed by the legislative assembly of a state or in the case of a state having a legislative council has been passed by both houses of the legislature of the state, it shall be presented to the governor and the governor shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the bill for the consideration of the president। तो बेसिकली आर्टिकल 200 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, अगर एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल पास करता है या फिर ऐसे स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दोनों हाउसेस जब एक बिल को पास करता है और वो गवर्नर के पास पहुंचता है, गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है। क्या है? या तो बिल को असेंट दे दो, या फिर असेंट को विथहोल्ड करो, या फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रेफर करो। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर मे as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent return the bill if it is not a money bill together with a message requesting that the house or houses will reconsider the bill or any specified provisions thereof and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments। क्या मतलब है दोस्तों? मतलब गवर्नर के पास एक ऑप्शन है उस बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का, अगर वो बिल एक मनी बिल नहीं है। मनी बिल के बारे में बताया क्यों जा रहा है? क्योंकि मनी बिल प्रेजेंट करने से पहले ही गवर्नर का परमिशन लिया जाता है, तो फिर गवर्नर उसे वापस भेजने का कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर एक बिल मनी बिल नहीं है तो गवर्नर के पास एक ऑप्शन है उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजने का। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, इसमें आज सून एज पॉसिबल करके एक फ्रेज लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एज सून एज पॉसिबल वाला जो टर्म है या फिर फ्रेज है उसे पकड़ा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है या फिर कोर्ट का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल्स का या फिर एक एक आर्टिकल में जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है उसे इंटरप्रेट करना, उसका एक्चुअल मतलब क्या है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आज सून एज पॉसिबल वाला जो टर्म है या फिर फ्रेज है उसे इंटरप्रेट किया है। उन्होंने बोला है आज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या है? जितना जल्दी हो सके वो बिल के ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, ऐसा पेंडिंग नहीं रख सकते। समझ रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, इसका मतलब यह है कि आपको जितना जल्दी हो सके उस बिल के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ऐसा नहीं आप पेंडिंग रखोगे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सारे गवर्नर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेजा है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आर्टिकल 200 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, तो आर्टिकल 200 के बारे में और भी कुछ डिटेल्स आप, क्योंकि यूपीएससी इसमें से क्या सवाल पूछेंगे इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। ये आज सून एज पॉसिबल का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जितना जल्दी हो सके आपको एक्शन लेना है। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो ना, मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल गया जो आपको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इधर आर्टिकल 200, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आर्टिकल 200 उठाओगे, नेट में सर्च करोगे या फिर लक्ष्मीकांत का जो गाइड है इंडियन पॉलिटी वाला वो उठाओगे, आर्टिकल 200 को पूरा रट्टा मारोगे। कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो सबको मालूम होगा, सब बाय हार्ट करेंगे आर्टिकल 200 में क्या लिखा है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। पर क्या करना है दोस्तों, आपको आर्टिकल 200 से रिलेटेड जो केसेस हुआ है, जैसे कि अभी इधर तमिलनाडु सौंदरराजन और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बीच में इश्यूज हुआ है, ठीक है, तो इस केस का बैकग्राउंड क्या है थोड़ा बहुत पढ़ना है। और ये आर्टिकल 200 कब न्यूज़ में आया है, कब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 के बारे में कुछ बताया है, ये सब आपको चेक करना है। तब आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा, कुछ केस स्टडीज आपको समझ में आएगा। ऐसे पढ़ने से क्या ना, एक तो ये आर्टिकल 200 जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है, ऊपर से आपको और ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है केवल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पढ़ने से आपका प्रिपरेशन पूरा हो गया ये मत समझ लीजिएगा। हमेशा आपको कुछ रिलेटेड इवेंट्स पढ़ना होगा, कुछ कहानियां पढ़ना होगा, तब जाके आपका प्रिपरेशन जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ठीक है, जितने भी इवेंट्स हुआ है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स में वो सब थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, इससे आपका जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आर्टिकल 200 के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अगला, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अलोंग चाइना बॉर्डर टू बी इंटीग्रेटेड विद पीएम गति शक्ति फॉर बेटर मॉनिटरिंग, जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दो प्रोग्राम्स है, वन इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, दूसरा है प्रधानमंत्री गति शक्ति। दोनों को इंटीग्रेट
करने वाला है दोस्तों, ये गवर्नमेंट का प्लान है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। सबसे पहले वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है, काफी बार मैंने आपको बताया है और एक बार बता देता हूं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब ये सेंटर का स्कीम रहेगा और इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा। फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पर होगा, जैसे कि कभी सेंटर की तरफ से 50%, स्टेट को 50% बेयर करना होगा। कभी सेंटर 60% देंगे तब 40% स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना होगा। एंड मोस्ट केसेस में जो बैकवर्ड स्टेट्स है और जो हिमालयन स्टेट्स है या फिर हिली स्टेट्स है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमेशा 90% प्रोवाइड करता है, केवल 10% उन स्टेट गवर्नमेंट्स को बियर करना होता है। ठीक है, नाउ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो यूनियन बजट 2022-23 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, नॉर्थर्न बॉर्डर में बेसिकली हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जितने विलेजेस आता है उन्हें डेवलप करना, बेसिकली उधर के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, उनके लिए बेसिक एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उधर तक एक्सेस जो है उसे इंप्रूव करना। तो बेसिकली बॉर्डर विलेजेस को ओवरऑल डेवलप करने का एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है। ठीक है, एंड इट विल कवर द बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख एक्सेट्रा। एंड फर्स्ट फेज में बेसिकली ये जो प्रोग्राम है अलग अलग फेजेस में होगा क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च करना होगा। ठीक है, एंड इट विल कवर 2963 विलेजेस with 663 of them to be covered in the first phase. फर्स्ट फेज में 663 विलेजेस कवर होगा। टोटल करीब 3000 विलेजेस इस प्रोग्राम के अंडर कवर्ड है दोस्तों। ठीक है, एंड वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स विल बी क्रिएटेड विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। तो बेसिकली एक एक स्टेट में बेसिकली जो बॉर्डर स्टेट्स है उधर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राम पंचायत की सहायता से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और ओवरऑल इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। समझ गए? अब ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के पीछे एक्चुअल इंटेंशन क्या है इंडिया का, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास बेसिकली उस पार में चाइना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किया है, मोटरेबल हाईवेज कंस्ट्रक्ट किया है, उधर के विलेजेस को वो डेवलप कर रहा है कि नहीं? तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से जब आप बॉर्डर एरियाज में फाइट करते हैं ना एनिमी के साथ, तब आपको उस एरिया में जितने विलेजेस रह रहा है, जो लोकल्स रह रहा है, उनकी सपोर्ट की जरूरत है। तो उन्हें जब आप सपोर्ट करोगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए आप स्कीम्स लेके आओगे, तो भी सी बात है दोस्तों, उनकी तरफ से उधर जो सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह काम करेंगे ना या ड्यूटी में होंगे, उनके लिए बहुत हेल्प होगा। तो वैसे हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है, वो है ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो है। अब इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के लिए काफी सपोर्ट मिल जाएगा लोकल विलेजेस से जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आएंगे। ठीक है, तो यह है एक्चुअली वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का इंटेंशन गवर्नमेंट। और अगर PM गति शक्ति की बात करें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बेसिकली इंडिया का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक प्रोग्राम है दोस्तों PM गति शक्ति। इसके अंदर डिफेंस कॉरिडोर्स आएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आएंगे, 4G कनेक्टिविटी आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक प्रोग्राम है PM गति शक्ति जो है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान ये है, ये दोनों जो प्रोग्राम्स है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एंड PM गति शक्ति, इन्हें इंटीग्रेट करने का। बेसिकली चाइनीज बॉर्डर में ये दोनों प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके इंप्लीमेंट किया जाएगा बेटर मॉनिटरिंग के लिए। अब इसके लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स दैट इज BISAGN को रोपिंग किया है सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करने के लिए, प्रोजेक्ट्स का GIS मैपिंग करने के लिए। बेसिकली देखिए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, PM गति शक्ति में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो क्यों ना बॉर्डर एरियाज में दोनों प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करके इसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसे बेटर मॉनिटरिंग भी हो जाएगा। तो यही प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दोनों प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करने का। ठीक है, अगला है मलेरिया विल सून बी ए नोटिफाइबल डिसीज अक्रॉस इंडिया, GS पेपर 2 हेल्थ। देखिए, मलेरिया इज ऑल सेट टू बिकम ए नोटिफाइबल डिजीज अक्रॉस इंडिया विद बिहार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड मेघालय टू इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग दिस वेक्टर बोर्न डिजीज इन द कैटेगरी। नोटिफाइबल डिसीज मतलब क्या होता है? मतलब ये डिसीज से रिलेटेड कोई भी केस आएंगे, सबसे पहले गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा, बाय लॉ रिपोर्ट करना होगा। ऐसे डिसीजेस को कहते हैं दोस्तों नोटिफाइबल डिसीज। ऑलरेडी इंडिया में 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में मलेरिया जो है एक नोटिफाइबल डिजीज है, बट बिहार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड मेघालय में नहीं थे,
अब ये 2 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में भी ये नोटिफिकेबल डिसीज होने वाला है और पूरा इंडिया में मलेरिया जो है एक नोटिफिकेबल डिसीज बन जाएंगे। ठीक है, नाउ confirming the development, a senior health ministry official said this is part of India's vision to be malaria free by 2027 and to eliminate the disease by 2030. Very important point. वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है दोस्तों मलेरिया फ्री बनने का 2027 तक और मलेरिया डिसीज को एलिमिनेट करने का 2030 तक। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, ये क्या है मलेरिया फ्री स्टेटस बाय 2027 एंड डिसीज को एलिमिनेट करना है 2030 तक। मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मलेरिया फ्री स्टेटस एंड मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन दोनों में फर्क है। वैसे दोनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO प्रोवाइड करता है। मलेरिया फ्री स्टेटस का मतलब यह है दोस्तों, जब एक कंट्री मलेरिया डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स अडॉप्ट करेंगे और उस डिसीज का री इंट्रोडक्शन ना हो जाए उसके लिए भी मेजर्स अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसे जब स्ट्रॉन्ग मेजर्स अडॉप्ट करेंगे और एक कंट्री में से मलेरिया केसेस ईयर टू ईयर जब ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा तब वो कंट्री को मलेरिया फ्री स्टेटस देता है WHO जो है। और मलेरिया फ्री स्टेटस को 3 साल तक अगर मेंटेन करेंगे, बेसिकली 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में एक भी इंडिजिनियस केस ऑफ मलेरिया अगर रिपोर्ट नहीं होगा तब जाके मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है WHO एक कंट्री को। तो इंडिया का प्लान है मलेरिया फ्री बनने का 2027 तक एंड इस डिसीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का 2030 तक। समझ गए? नाउ द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज आल्सो इनिशिएटेड ए जॉइंट एक्शन प्लान विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन ट्राइबल एरियाज। देखिए हमारे ट्राइबल एरियाज में मलेरिया केसेस बहुत है दोस्तों, तो ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मलेरिया एलिमिनेशन करवाने के लिए ट्राइबल एरियाज में। वैसे मलेरिया होता कैसे है दोस्तों, आपको पता ही होगा, एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। कौन कौन से पैरासाइट्स हैं? प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाe एंड प्लाज्मोडियम ओवाले दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज। ध्यान दीजिएगा, मेल नहीं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज। वैसे मेल मॉस्किटोज हमें काटते ही नहीं है, वो क्या कंज्यूम करते हैं? मेल नेक्टर, जो मधु होता है ना फूलों का, वही कंज्यूम करते हैं। बट जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं उन्हें ब्रीडिंग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है जो ह्यूमन ब्लड से या फिर एनिमल ब्लड से मिलता है। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोस है ये पैरासाइट्स को स्प्रेड करने वाला जो वेक्टर है। ठीक है, नाउ रीसेंटली एशिया पैसिफिक लीडर्स का एक कॉन्क्लेव हुआ था ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, अप्रैल 24 को हुआ था। हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब अटेंड किए थे। ठीक है, तो तब उन्होंने बेसिकली उस कॉन्क्लेव में बोला कि इंडियन मलेरिया is not just a public health issue but also a social, economic and political challenge that requires cooperation of all stakeholders। तो इंडिया के लिए ये जो मलेरिया है केवल एक पब्लिक हेल्थ इशू नहीं है, इसका सोशल इम्प्लीकेशंस है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है, पॉलिटिकल चैलेंज भी ऑब्वियस ही बात है दोस्तों। ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया रीजन में अगर देखोगे इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन है दोस्तों ये मलेरिया की वजह से। ठीक है, बट इंडिया मलेरिया केसेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है दोस्तों। 2019 से अगर आप कंपेयर करोगे 2020 में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है मलेरिया केसेस में इंडिया में। एंड इंडिया विटनेस्ड 85.1% डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस एंड 83.36% डिक्लाइन इन डेथ्स ड्यूरिंग 2015 टू 2022। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस के आंसर राइटिंग में इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको लिखना है क्योंकि ये जेन्युइन डाटा है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है। देखिए 2015 से 2022 तक इंडिया में 85.1% डिक्लाइन हुआ है मलेरिया केसेस में, और मलेरिया की वजह से जो डेथ होता है उसमें 83.36% का। नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, इस तरह का डाटा आपको लिखना है तब जाके मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, नाउ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना यह है दोस्तों आजकल नियर रियल टाइम डाटा अवेलेबल है मलेरिया केसेस के बारे में, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कोड HAP मलेरिया पोर्टल अवेलेबल है, जिसके थ्रू यूनियन गवर्नमेंट को मलेरिया केसेस के बारे में रियल टाइम डाटा मिल जाता है। वैसे अभी जैसे न्यूज़ आया है बिहार, मेघालय, अंडमान निकोबार में जब ये नोटिफिकेबल डिसीज़ बन जाएंगे, फिर मलेरिया जो है पूरे इंडिया में एक नोटिफिकेबल डिसीज़ बन जाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा मलेरिया केसेस के बारे में। देखिए कोई भी डिसीज़ को अगर एलिमिनेट करना है, प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले डाटा की ज़रूरत है कि नहीं? डाटा जब कलेक्ट करोगे उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक्शंस लेंगे, तब जाके हम मलेरिया फ्री बन जाएंगे या फिर मलेरिया डिसीज़ को हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे। और कुछ डाटा है दोस्तों, ग्लोबली देखा जाएगा तो जो पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स में बचे रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है मलेरिया डिसीज़ के लिए। देखिए चिल्ड्रन इन द पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स आर 5 टाइम्स मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। और एक सर्वे से पता चला था जिन बच्चों का माँ का एजुकेशन लेवल कम है
और जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा मलेरिया केसेस देखने को मिला है। तो बेसिकली मलेरिया केसेस का लेवल ऑफ एजुकेशन से भी लिंक है दोस्तों। तो इन पॉपुलेशंस तक पहुंचना होगा, उन्हें मलेरिया प्रिवेंशन के बारे में समझाना होगा, उनका डायग्नोसिस करना होगा, उनका ट्रीटमेंट करना होगा, तब जाके हम ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016-2030 को अचीव कर पाएंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स को भी अचीव कर पाएंगे। ये ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016-2030 क्या है? बेसिकली ग्लोबली मलेरिया को एलिमिनेट करने का एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, उसे भी हमें अचीव करना है। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस का SDG, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिन्हें सारे कंट्रीज को अचीव करना है 2030 तक। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसमें लिखा है ये मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिसीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है करके। तो वो सब अगर अचीव करना है तो हमें इन पॉपुलेशंस तक पहुंचना होगा, उनका देखभाल करना होगा, ये सब बताया जा रहा है। वैसे आपसे एक सवाल है दोस्तों, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग वाला, वो कौन सा नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब मैं आपको दो छोटे छोटे न्यूज बताऊंगा। वन इज न्यूक्लियर लायबिलिटी इश्यूज नॉट येट रिजॉल्व्ड फॉर जेतापुर प्रोजेक्ट, फ्रेंच फर्म ADF। जेतापुर कहां पे है दोस्तों? महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन में पड़ता है, एक कोस्टल रीजन है। तो उधर 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का कंस्ट्रक्शन होना था। इसके लिए 2 साल पहले फ्रेंच एनर्जी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस ने अपना टेक्नो कॉमर्शियल ऑफर भी सबमिट किया था, ठीक है। और ये 9900 मेगावाट प्रोजेक्ट था, दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन साइट। पर अब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया दोस्तों। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लायबिलिटी का इश्यूज है एंड लैंड एक्विजिशन का इश्यूज है। जो भी है, ये जो कंस्ट्रक्शन है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये न्यूज़ आया है। वैसे इंडिया की तरफ से नोडल एजेंसी है इस प्रोजेक्ट के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, ठीक है। तो बस आप ये ध्यान दीजिएगा जेतापुर प्रोजेक्ट के बारे में, बस एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। फिर देखिए डीमिस्टिफाइंग केशवानंद भारती केस वेब पेज डेल्व्स डीप इनटू हिस्ट्री। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने अनाउंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल वेब पेज क्रिएट किया है केशवानंद भारती केस के लिए। केशवानंद भारती केस UPSC एस्पिरेंट्स के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर्ट केस है दोस्तों। ये हुआ था 1973 में, ठीक है। केशवानंद भारती केस से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला डॉक्ट्रिन जो है वो बताया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे अमेंड नहीं कर सकता। अब आप पूछोगे फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब बेसिक स्ट्रक्चर का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है दोस्तों, वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वही डिसाइड करेंगे। हिसाब से वो बताएंगे ये जो प्रोविजन आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है ये कोई बता नहीं सकता, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। वैसे केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप बोल सकते हैं। उसमें 13 जजेस बैठे थे, 13 जज बेंच था वो। वैसे उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में केवल 13 जजेस ही थे, ठीक है, और जितने जजेस थे ना सारे को बिठा दिए उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। और अभी तक का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था केशवानंद भारती केस के लिए, ठीक है। बेसिकली लैंड रिफॉर्म से लेके केस था। वैसे देखा जाएगा तो केशवानंद भारती ये जो केस है वो हार गए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला डॉक्ट्रिन है ना, ये इंट्रोड्यूस किया था उस केस में। वैसे देखा जाएगा तो केशवानंद भारती जजमेंट के बाद इंडिया में काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स हुए थे। उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। हुआ क्या था दोस्तों, केशवानंद भारती जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल फीचर्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और ये गवर्नमेंट को सही नहीं लगा। इनफैक्ट इंदिरा गांधी को सही नहीं लगा, उनको तो एब्सोल्यूट पावर चाहिए था, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह पावर नहीं दिया। अब इसके बाद जो जुडिशियल डेवलपमेंट हुआ वो क्या था ना, देखिए अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस लाइन पे थे। बेसिकली 14th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए कौन कौन? JM शेलत, KS हेगड़े एंड AN ग्रोवर। इन तीनों से जूनियर थे जस्टिस AN रे। अब ये जो तीनों जजेस थे ना दोस्तों, ये तो पार्लियामेंट के खिलाफ अपना जजमेंट दिए थे। बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है ये बोले थे, बट जस्टिस AN रे जो है वो तो बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है करके। बट मेजोरिटी में
ये तीनों का जो जजमेंट है वही पास हुआ था, बेसिकली केशवानंद जजमेंट जिसे आप कह सकते हैं। तो ये तीनों जो जज है वो इंदिरा गांधी के डायरेक्ट लुकआउट पर आ गया। इसलिए हुआ क्या ना दोस्तों, ये तीनों को बाईपास करके जस्टिस एन रे बन गए अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक सिमिलर केस हुआ था when Justice H.R. Khanna, after his long but historic dissent upholding the fundamental right to life and personal liberty in the habeas corpus case during the darkest days of emergency, was overlooked for Chief Justiceship. Justice H.R. Khanna, जो बेसिकली इंदिरा गांधी के खिलाफ में एक जजमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि ये जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ये हमेशा लोगों के पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं इमरजेंसी के टाइम पर लोगों के पास फंडामेंटल राइट नहीं है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। तो ये भी इंदिरा गांधी को सही नहीं लगा था बेसिकली, तो वो भी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उनका भी जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया था। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।